हेलो दोस्तों, आज हम लोग 24/12/2021 का प्रश्न को सोल्व करेंगे। 24 दिसंबर 2021 को आज प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो पहला सवाल है विकास के विषय में। यहाँ पर देखिएगा, तो पहला सवाल है कि विकास के विषय में सही व्यक्त को चुनिए, सही कथन को चुनना है। तो पहला ऑप्शन है विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है। कभी नहीं बताए थे। ये देखिए कौन कौन से कटने वाला सवाल है, कटने वाला ऑप्शन है, उसको काटते चलना है, छाटते चलना है कि ये ऑप्शन नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन में है कि विकास एक दिशीय होता है और एक आयामी होता है। ये कभी नहीं हम बताए थे। हम बताए थे कि विकास बहुआयामी होती है। विकास का आयाम विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में चलती है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अलग अलग तरह से विकास होता है, ये बताए थे। और एक दिशा नहीं, बहुदिशीय होती है। पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा है विकास परिवर्तनीय होता है। ये तो हो सकता है, परिवर्तनीय होता है, क्योंकि विकास हम बताए थे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह के विकास होता है। विकास हमेशा परिवर्तन होते रहता है। तीसरा है विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता की से योजनाबद्ध है। ये कभी नहीं है। हम बताए थे कि विकास आनुवंशिक और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। और चौथा ऑप्शन है कि सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। ये भी गलत है। एक ही आयु गति से नहीं, ये भी श्योर गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे देखिए दूसरा सवाल। आगे है कि निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियों पर नियंत्रित कर पाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है अधोगामी, दूसरा शीर्षगामी, तीसरा ऑप्शन है तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत और चौथा है पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत। कौन सा होगा दोस्तों, पहले आप लोग बताइए। देखिए इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अधोगामी का मतलब होता है कि जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम लोग कहते हैं, वही होता है अधोगामी। कि जो पहले बच्चे मोटा मोटी जो काम होती है उसको करता है, उसके बाद ही अपने छोटा छोटा महीन चीज़ों को करता है। यानी कि पहले हाथ पैर फेंकेगा, उसके बाद छोटा छोटा अपने उंगलियों पर पकड़ होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। आगे है कि शारीरिक लक्षण जैसे आँखों के रंग, बाल ऊंचाई, बालों का रंग, ये किस पर आधारित है। ये रंग है से किस पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है कि मुख्यतः परिवर्तनीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। मुख्यतः पर्यावरण कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। ये गलत है, पर्यावरण द्वारा नहीं होता है, जो हम बताए थे। चलिए अगला सवाल आप लोग पहले बताइएगा कि कौन सा होगा। दूसरा ऑप्शन है वंशानुगत होते हैं। तीसरा है सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। और चौथा आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। कौन सा होगा बताइएगा। बताइए 3 का। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। 3 का आंसर हो जाएगा 2। क्यों 2 हो जाएगा? क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि जो बच्चे का शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं सब वंशानुक्रम होते हैं, जीन के माध्यम से होता है, जीन द्वारा ही उसकी होता है। जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद ही उसका जो निर्धारित होता है कि बच्चे का चेहरा किस पर गया है, तो पिता पर गया है या माता पर गया है। तो ये समझिए कि वंशानुक्रम होता है, जीन का स्थानांतरण होता है, इससे निर्धारित करता है। ठीक।
ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि बच्चों के सामाजिकीकरण की प्राथमिक संस्था है। ये आप लोग सभी को बता सकते हैं, ये पढ़ाया हुआ सवाल है, बताइए आप लोग। विद्यालय, जनसंचार, धर्म और परिवार, कौन सा होगा? चलिए आ जाइए, ये परिवार होगा, आप लोग को पता होगा, क्योंकि जो हम बताए थे कि प्राथमिक कारक बच्चा सबसे जन्म लेता है तो अपना परिवार में लेता है जन्म, और सबसे पहले सामाजिकीकरण की प्रक्रिया होती है अपना परिवार में होती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? पढ़ लिए। पहला ऑप्शन है संवेद गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बोलिए कौन सा? इसका ऑप्शन 3। इसका ऑप्शन होगा 3 होगा। क्यों 3 हुआ? कि हम बताए थे कि जो मूर्त चीज़ों को, जीन पियाजे से क्वेश्चन है कि बच्चे जो मूर्त चीज़ों को देखकर या मूर्त चीज़ों को छूकर पकड़कर जो एक करता है वो कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 एक बच्चे ने यह मानसिक विचार मान लिया कि वह सभी जीवों जिनके पंख हैं वह उड़ सकते हैं और वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए सवाल बहुत आसान है। पहला ऑप्शन है समावेशन, दूसरा समायोजन, तीसरा क्रमबद्धता और चौथा संरक्षण। बोलिए कौन सा होगा? देखिए इसका आंसर होगा ए। इसलिए हुआ कि समावेशन का इसका देखिए, अभी ऐसे हिंदी का वर्ड अगर समझ में ना आए तो ऊपर नीचे करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए समावेशन का इंग्लिश में दे रहा है एसिमिलेशन। देखिए यहाँ पर एसिमिलेशन दे रहा है। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आत्मसातीकरण। तो चूंकि हम पहले ही बताए थे कि आत्मसातीकरण जो इसमें बताया था कि जो 4 पैर वाला जानवर को देखकर बच्चा हूबहू कहते कि गाय है, किसी 4 पैर वाला छोटा जानवर को देखकर कहते कुत्ता है, बिल्ली को भी कहते कुत्ता है, तो ये क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। ये आप लोग भली भांति जानते होंगे, सब पढ़ाया हुआ सवाल है, ठीक है। आगे आइए, अगला सवाल देखिए, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? पहला ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग, दूसरा लेव वाइगोत्स्की, तीसरा जोरोम ब्रूनर और चौथा जीन पियाजे। कौन होगा? बोलिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर देखिए कि हम बताए थे कि स्कैफोल्डिंग और जेडपीटी दोनों की बात कौन कहा था? कौन मनोवैज्ञानिक? तो वाइगोत्स्की। तो यहाँ समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी कि जेडपीडी की बात कही है, तो ये दिया था कौन सा? वाइगोत्स्की, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल है
निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए, पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जीन पियाजे को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की उन्हें मुख्य वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। तीसरा है, पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देता है। और चौथा है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर रहे हैं, जबकि वाइगोत्स्की के लिए बच्चों की बात आत्मकेंद्रितता का द्योतक है। बताइए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन ठीक कह रहा है। दूसरा मैं कह रहा था, दूसरा इसलिए नहीं होगा कि जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र, देखिए स्वतंत्र रूप में देखते हैं, ये तो कहा है, लेकिन जबकि वाइगोत्स्की उन्हें वातावरण से नहीं, ये सब नहीं बोला। सब वाइगोत्स्की समाज के बारे में बोला था कि समाज के द्वारा अंतःक्रिया करेगा। ये पहला ऑप्शन ठीक है। और तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कि पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष को नहीं, जैविक पक्ष को वाइगोत्स्की नहीं बोला था। और चौथा में भी है कि वाइगोत्स्की के लिए बात आत्मकेंद्रितता की बात वाइगोत्स्की ने की थी। समझ गए? इसलिए आंसर कौन सा का 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे है, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि आपसे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? क्योंकि ये सवाल पीछे भी सीटेट एक बार पूछ चुका है पहले ही, और ये रिपीट क्वेश्चन है। समझ गए ना? ये सवाल रिपीट हुआ है, दोबारा पूछा गया है, इसीलिए आप इस पर आसानी से बना सकते हैं। बोलिए कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, दूसरा कानून व्यवस्था अभिविन्यास, तीसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, और चौथा दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास। कौन होगा? पिछले पूछा हुआ सवाल है, इसका ऑप्शन 3 होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ठीक है। दंड आज्ञा पालन ये नहीं होगा, ये पहला अवस्था में है, क्योंकि कह रहा है कि अच्छा आप ईमानदार रहेंगे तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। इसका मतलब अच्छा लड़की अच्छा लड़का के रूप में देखेंगे। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि सभी विद्यार्थियों को सहभागी के समान अवसर देना, दूसरा है योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, तीसरा कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना, और चौथा विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना। कौन होगा? आप लोग बोलिए। दूसरा तो नहीं होगा, दूसरा इसलिए नहीं होगा, योग्यता आधारित समूह बनाना ये कभी नहीं बताए थे। कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि वाले हासिल को नहीं, इस पर ध्यान देना है, केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ही ध्यान देना। ये तो पक्षपात कर रहे हैं आप, ये कभी नहीं होगा। तो चौथा है कि विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए कभी नहीं कहता है। कौन कहता है? तो पहला ऑप्शन।
ठीक है, आगे सवाल। निम्नलिखित में से प्रगतिशील कक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? पहला ऑप्शन है कि बार बार पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन, ये कभी नहीं बोला था, ये नहीं बोलता है प्रगतिशील शिक्षा, ये कट गया। दूसरा है परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने पर बल देना, कभी नहीं ये बोलता है कि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करो, ठीक है, ये कभी नहीं बोलता है। तीसरा है पाठचर्या और आकलन में लचीलापन, ये हो सकता है, ये हो सकता है का होगा ही, क्योंकि लचीलापन मतलब कि जब जैसा तब तैसा। पाठचर्या में और या आकलन में स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, काल के अनुसार जो परिवर्तन होती है उसी को लचीलापन कहते हैं। तो पाठचर्या में परिवर्तन, आकलन में परिवर्तन, यही होगा। और चौथा है वह उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल करना, कभी नहीं होगा। तो कौन सा हो रहेगा? ऑप्शन है 3। आगे सवाल देखिए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशा को प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि का रखता है? दूसरों के मनोभाव को देख रहा है और समझ रहा है, क्या कर रहा है? दूसरों का मनोदशा, दूसरों का स्वभाव, दूसरों को इरादों, दूसरों को मनोभाव देखकर ये समझ रहा है कि वो क्या करने वाला है, क्या कर सकता है। ये बुद्धि कौन सा बुद्धि है? पहला है शारीरिक गतिक बुद्धि, ये कभी नहीं बोले थे। शारीरिक गतिक बुद्धि इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम बताए थे कि शारीरिक गतिक बुद्धि उसको कहता है जो अपने शरीर पर कंट्रोल करता है, जैसे नर्तकी, सर्कस, समझ गए, रामदेव बाबा, ये सब शरीर अपने शरीर पर कंट्रोल करते हैं, ये शरीर, इनके पास शारीरिक बुद्धि है। पहला नहीं होगा। दूसरा अंतःव्यक्तिक बुद्धि, अंतःव्यक्तिक बुद्धि इसलिए नहीं होगा कि अंतःव्यक्तिक बुद्धि अपने आप में एक ही व्यक्ति में दो गुणों का अंतर, समझ गए, ये होता है अंतःव्यक्तिक बुद्धि। और तीसरा होगा अंतर्व्यक्तिक, अंतर्व्यक्तिक दो के बीच दूसरे के मनोदशा को देख रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, दो के बीच तुलना कर रहा है। और चौथा सांगीतिक बुद्धि, ये कभी नहीं होगा, संगीत से रिलेटेड है। आगे सवाल देखिए। आगे है व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मेनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति में उसके छात्रों में क्या है भाई? तो पहला ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करता है, कभी नहीं। जब फ्लैश कार्ड दिखा रहा है, फ्लैश कार्ड बना रहा है, तो यानी कि रूढ़िवादिता को कम कर रहा है। जैसे पेपर वगैरह में या न्यूज़ वगैरह में जो भी लड़कियों के काम को दर्शाया जाता है कि लड़कियां यहाँ पर गई, लड़कियां वहाँ पर गया, लड़की ये खेल में टॉप की, ये मेडल जीता, वो मेडल जीता, तो कहीं ना कहीं जो स्त्री और पुरुष के बीच में रूढ़िवादिता है वो कम कर रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है कि जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन करता है, होगा, इसलिए कि कह रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता पहले से चली, उसमें लचीलापन मतलब उसको में परिवर्तन कर रहा है, समाप्त कर रहा है, ठीक है। तीसरा है जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा, नहीं, ये नहीं, मतलब इसका मतलब कि जेंडर रूढ़िवादिता को और क्या प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ा रहा है, ये नहीं होगा। और चौथा जेंडर आधारित प्रतिमान निर्माण होगा, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे देख रहे हैं सवाल। निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है। तो पहला है विश्लेषण, दूसरा निरूपण, तीसरा रचना और चौथा प्रत्यास्मरण। आप लोग बोलिए कौन सा होगा? उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है तो विश्लेषण करना उच्च श्रेणी होगा, निरूपण भी होगा, रचना भी होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन छट जाएगा? ये छट जाएगा,
यानी कि इसका आंसर 4 हो जाएगा। समझ गए? प्रत्यास्मरण, प्रत्यास्मरण का मतलब होता है रट जाना, समझे? स्मरण कर लेना, याद कर लेना, ये कभी नहीं एनसीएफ जोड़ देता है। समझ गए ना? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 4 वाला। आगे देखिए, आगे है निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? पहला ऑप्शन है अधिगम के निम्न स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। नहीं, देखिए हम बार बार बताए थे कि जहाँ पर भी ऑप्शन में मानक आ जाएगा, समझ गए, मानक का प्रयोग यो कभी भी सही मतलब निगेटिव की ओर जाएगा। जहाँ पर मानक का शब्द आएगा वो निगेटिव जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया है कि कहा है कि निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है। निर्देशित मतलब होता है कि जो निर्देश करके उसको बांध रहा है, निगेटिव पूछ रहा है, समझे? तो ये तो खैर इसके क्वेश्चन के अनुसार से ये सही होगा। दूसरा है सततमकता को आकलन आधार मापने वाला परीक्षण। नहीं, जेड स्कोर को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, वह ये भी नहीं होगा। और यह परीक्षा जो विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करे, नहीं, ये मतलब इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, ये बिल्कुल सही होगा। निगेटिव पूछ रहा है तो ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव पूछ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन पॉजिटिव ठीक होगा। इसलिए ठीक होगा कि इसका कारण है कि अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, यानी कि काम निर्धारित करने वाला परीक्षण होना चाहिए। बच्चों को कम परीक्षा लेने के लिए होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। आगे सवाल है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका कौन सा है? बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करना है, कौन सा होगा? आप लोग बताइए। पहला मानसिक मंदित, दूसरा बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, तीसरा मानसिक विकलांग और चौथा व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। बोलिए। चूंकि पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को पूछ रहा है, तो मानसिक दंडिता नहीं होगा, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति नहीं होगा, मानसिक रूप से विकलांग नहीं, जिस व्यक्ति बौद्धिक में अक्षमता है इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे देखिए। आगे है इनमें से कौन सी विधि समावेशन के निरूपण नहीं है? अनुरूप नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है, या निगेटिव वाला पूछ रहा है। तो देखिए पहला देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विविधता को सराहना और महत्व देना, ये तो होगा ही। दूसरा है सब बच्चों को स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, ये भी होगा। शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधित बाधाओं को दूर करना, ये भी होगा। श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान, ये कभी नहीं होगा। समझ गए? ये गलत है,
इसीलिए इसका ऑप्शन निगेटिव पूछा था, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। यह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता है, नहीं करता और सारा दिन एक आँख के साथ अकेले एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? इस कौन सा विकार है? मनोराजन एक है कि किसी दूसरे के सामने नहीं जाता है, ये एक अलग अपने एक पंख के साथ हमेशा खेलता रहता है। ये राजन किसकी ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन देखिए, मांसपेशीय दुर्विकार, दूसरा है स्वलीन क्रम विकार, तीसरा गुणक वैकल्प और चौथा गति समन्वय वैकल्प। बोलिए कौन सा होगा? ये ऑप्शन 2 है, इसका आंसर 2 होगा, स्वलीन क्रम विकार। समझ गए ना? स्वलीन क्रम विकार इसका आंसर 2 होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। आगे है, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलटने, लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? देखिए, ये तो हम बताए थे कि ये पढ़ने में कठिनाई हो रही है, और पढ़ने में कठिनाई करते समय ये बताया था कि डिसलेक्सिया की कहानी है कि डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ये चूँकि इस तरीके से समझ में नहीं आए कि ये विमर्श वैफल्य है, वाचन वैफल्य है, गुणन वैफल्य है, उत्साह वैफल्य है, क्या होगा? तो आप पीछे देख लीजिएगा कि इसका इंग्लिश में क्या दिया है। तो इंग्लिश में दूसरा दिया है, दूसरा नाम पर डिसलेक्सिया। तो दूसरा नाम पर डिसलेक्सिया यानी कि वाचन वैफल्य। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वाचन वैफल्य। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे देखिए, आगे है, किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचने और समस्या के निदान के लिए अनोखे संसाधन ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? संसाधन को ढूंढ रहा है, नया नया चीज को खोज रहा है, क्या कहलाएगी? पहला है आवेगशीलता, दूसरा प्रतिवर्तनता, तीसरा अति क्रियाशीलता और चौथा सृजनात्मकता। बोलिए कौन सा होगा? सृजनात्मकता सही है। ठीक है, आगे देखिए, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों को तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? क्या कर रहा है? तस्वीरों को देख रहा है और परिचर्चा कर रहा है, ये किस पर आधारित है? पहला है शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर, दूसरा पुनर्बलन के सिद्धांत पर, तीसरा क्रिया प्रसुप्त अनुकूलन अधिगम पर और चौथा ज्ञान के निर्माण पर। बोलिए कौन सा होगा? इसका आंसर बोलिए। चलिए, तो 21 की ये हो जाएगा 4, ज्ञान के निर्माण पर। क्योंकि ये शब्द को ढूंढ रहा है, तस्वीरों को देख रहा है, फलों को देख रहा है, तो पहले से जब ज्ञान प्राप्त है उसी के अनुसार ढूंढ रहा है वो, तो ज्ञान के निर्माण पर
आधारित है। ठीक है, आगे देखिए। सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछले बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसे उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही है। इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? बोलिए। पहला ऑप्शन है वह आलसी है और बहाने बनाती रहती है। दूसरा, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। तीसरा है यह पलायनवादी प्रवृत्ति की है। और चौथा, यह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है। कौन सा होगा? बोलिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, अधिगम असाध्यता का अनुभव करती है, मतलब अधिगम में फेल होने का अनुभव करती है। ठीक है, आगे सवाल देखिए। आगे सवाल है, अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठी के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। कौन अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठी के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलाप में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं? इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? पहला, सामाजिक संरचनावादी। दूसरा, व्यक्तिक संरचनावादी। तीसरा, पारंपरिक कक्षा। और चौथा, बहुभाषीय कक्षा। बोलिए, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 होगा सामाजिक संरचनावादी। सामाजिक मतलब होता है कि जब चर्चा परिचर्चा कर रहा है, सब मिलजुल कर रहा है, मिलजुल कर रह रहा है और वो चुनौतीपूर्ण कार्य कर रही है, ज्ञान का निर्माण कर रही है, तो एक समाज के दायरे में एक दूसरे से डिस्कस कर रही है। और संरचनावाद का मतलब है कि स्वयं ज्ञान का निर्माण करना। तो इसका बेहतर ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, आगे देखिए। आगे सवाल है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा प्रस्तावित है? पहला ऑप्शन कूट में है दिया हुआ, देखिए। पहला है अन्वेषण आधारित अधिगम, ये होगा, एकदम सही कह रहा है। दूसरा है कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, ये भी होगा। तीसरा है वेदन तथा बार बार अभ्यास, ये नहीं होगा कभी भी। बार बार अभ्यास के लिए अभी एनसीएफ 2005 भी नहीं बोला था ये सब कि बार बार बच्चों को अभ्यास कराना है, रटवा देना है, ये कभी नहीं बोला था। और नई शिक्षा नीति 2020 भी ये भी नहीं बोलता है कि बच्चों को बार बार रटवा देना है। हाँ, चौथा ऑप्शन है चर्चा आधारित कक्षाएँ, ये होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए कि वह पहला, दूसरा और चौथा किस में है? तो पहला, दूसरा, चौथा, देखिए तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल है, किसी समस्या का समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अनुरूपता। दूसरा, निगमन परीक्षण। तीसरा, स्मृति सहायक विधियां। और चौथा, साधन लक्ष्य विश्लेषण। बोलिए, कौन सा होगा? सवाल को पढ़िए फिर से। किसी समस्या का समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? यानी कि
उसी के अनुरूप, समझे, उसी के अनुरूप करना चाहती है तो क्या कहलाएगा? अनुरूपता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, आगे सवाल है, संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रदायों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? संकल्पनात्मक मतलब कंसेप्ट चित्रण को नए संप्रदाय की समझ को किस प्रकार सुसाध्य यानी कि किस प्रकार बेहतर करते हैं? तो पहला ऑप्शन है जानकारी को संश्लेषण और सुव्यवस्थित करके, दूसरा है उपसंप्रदायों को हटाकर, तीसरा जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, और चौथा प्रत्यय स्मरण पर प्रतिबल देकर। बोलिए कौन होगा? देखिए, प्रत्यय स्मरण और ये बल देकर, ये तो कभी नहीं होगा। तीसरा है जानकारी को सामाजिक संदर्भ में पृथक करके, नहीं, पृथक करके मतलब अलग अलग करके, ये नहीं होगा। चौथा है उपसंप्रदायों को हटाकर, नहीं, उपसंप्रदायों को हटा कैसे देंगे भाई? और पहला है कि जानकारी को संश्लेषण और सुव्यवस्थित करके, ये होगा, सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, अगला सवाल, अगर कि बच्चों द्वारा अध्ययन प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर इंगित करती है, संकेत करती है, किस ओर संकेत करती है? तो पहला ऑप्शन है अधिक वेतन और अभ्यास की आवश्यकता, नहीं, कभी नहीं करता है। दूसरा है, आप लोग पहले बताइए, उसके बाद हम बताते हैं। दूसरा देखिए, अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता, नहीं, गलती करता है, इसका मतलब अयोग्यता नहीं है, ये गलत बात है। तीसरा है बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता, ये है, सॉरी, ये ठीक बोल रहा है, ये गलत है, ये सही है, तीसरा वाला सही है। और चौथा बोल रहा है कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। आगे देखिए, 28 का, एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? पहला सहानुभूति, दूसरा तदानुभूति, तीसरा उदासीनता, और चौथा ग्लानि। कौन होगा? बोलिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तदानुभूति। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल है, एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चों को खाली स्थान का भाव महसूस होगा। क्या होगा? ऊब महसूस होगा, दुश्चिंता महसूस होगा, क्रोध महसूस होगा कि शर्म महसूस होगा? बोलिए। एक ऐसी स्थिति जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चों को क्या होगा? बोलिए। दुश्चिंता पर होगा। देखिए, यहाँ पर दुश्चिंता पर होगा, क्रोध पर नहीं, क्योंकि ये बच्चे को पता नहीं, ये बोल रहा है कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पर परिणाम क्या अनिश्चित हो, ये पता नहीं कि निश्चित है कि क्या होने वाला है, ये जानकारी नहीं है, तो बच्चे को चिंता या ऊब जाना या क्रोध करना या शर्म की बात, ये सब नहीं होगा, समझिए। दुश्चिंता होगा, वो चिंता करेगा कि क्या होगा। ठीक है,
आगे सवाल देखिए, आगे सवाल है निम्न में से कौन सा तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी। पहला ऑप्शन है जानकारी को प्रस्तुत करने की विधि तरीके अपनाकर। दूसरा है मतों को अभिव्यक्त करने की विधि विविध विकल्प देकर। तीसरा अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर। और चौथा बच्चों को विविध तरीके से नामांकन कर कर। बोलिए, निगेटिव वाला पूछ रहा है, तो निगेटिव वाला ये तो होगा, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन बच्चों को विविध तरीके से नामाकरण करना ये कभी नहीं होगा। यानी कि बच्चों को जैसे चौपट, धीमी गति से सीखने वाला, होशियार, ये सब तरह तरह के नामकरण बच्चों को नहीं करना है। समझ गए? तरह तरह के नाम नहीं देना है। तू मोटा है तो तू पतला है, तो भैंस है, ये सब कभी नहीं बोलना है। समझ गए ना? इसका ऑप्शन नंबर होगा 2। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आज का सेशन इतना ही। और अगला मैथ का पेडागोगी या ईवीएस का अगले दिन कराएंगे। बने रहिए इसी तरह से मेरे चैनल पर। और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।